कितना सारा सामान भेजा है मेरे ससुराल वालों ने। ये गहने, साड़ियाँ, सूट्स, पायल, चॉकलेट्स। अभी एक हफ्ते पहले ही तो सगाई हुई है। हाँ, पर अरे वो तो सभी भेजते हैं। ये बात अलग है कि इतना सब नहीं, लेकिन भेजते तो है ही। वही तो मैं कह रही हूँ कि इतना सब किसी के ससुराल वाले नहीं करते होंगे जितना मेरे ससुराल वाले करते हैं। अरे सारे ससुराल वाले एक जैसा ही भेजते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बस। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आपके ससुराल वालों से मेरे ससुराल वाले काफ़ी अलग हैं, सबसे अलग हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, सबसे अलग है? छोटी, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जा। सारे ससुराल वाले एक जैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता। दीदी मैंने आपके ससुराल वालों को देखा है, मेरे सहेलियों के ससुराल वालों को भी देखा है, कैसे बहुओं से बस काम करवाते हैं। उनसे ना उनको सिर्फ मतलब का प्यार होता है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ मेरे ससुराल वाले ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो सबसे अलग है दीदी। अच्छा, कैसे अलग है ज़रा ये भी बता दो बेटा, हमें भी तो पता चलेगी ये कौन से नए ससुराल वाले मार्केट में आए हैं। दीदी वो लोग मुझे बहू समझती नहीं, बेटी की तरह रखते हैं। पता है उस दिन मैं घर गई थी अपने ससुराल वालों के, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि आज तक मम्मी और पापा ने भी मुझे इतना प्यार नहीं किया होगा जितना वो लोग कर रहे थे। उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनवाया, मुझे इतने सारे तोहफे दिए। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो मेरा ससुराल है। अरे ये तो सभी करते हैं छोटी। अच्छा, आपके ससुराल वालों ने किया था? मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने कभी आपकी पसंद का खाना भी भेजा हो। ये छोड़ो, जीजा जी को तो आपका पसंद का खाना कौन सा है वो भी पता नहीं था, है ना? हाँ पर दीदी मैं कह रही हूँ ना, मेरे ससुराल वाले बहुत अलग है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उनके घर की पहली बहू हूँ, इतना लाड करते हैं कि आज तक मम्मी पापा ने भी इतना लाड नहीं किया होगा मुझे। ठीक है, अगर तू कहती है तो मान लेती हूँ, तेरे ससुराल वाले अलग हैं बस। मुझे पता है आप बोलने के लिए बोल रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे ससुराल वाले अलग हैं। पिंकी अपनी सगाई के बाद से ही काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बड़े लाड प्यार से रखते थे। लेकिन न जाने क्यों उसकी बड़ी बहन दिव्या को उस पर यकीन नहीं था। वो हर बात पे उसे टोकती रहती थी। हेलो, हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू दीदी। और बता, कहाँ है, क्या कर रही है? आप सोच भी नहीं सकते कि अनुज मुझे कहाँ ले आए हैं। तो जीजा जी के साथ है? अरे वो मुझे पहले तो घर ले आए, वहाँ मेरी सास ने मेरे लिए पूरा घर सजाया हुआ था, केक और पता है नई सोने की अंगूठी भी तोहफे में दी है। ओह वाह, तेरी तो निकल पड़ी है। हाँ दीदी, अभी अनुज ने मुझे नया फ़ोन गिफ्ट किया है और हम दोनों ना होटल में खाना खाने जा रहे हैं। दीदी आज से पहले मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से कभी नहीं मनाया गया, पता है। मैंने अपनी फ़ोटोज़ डाली है फ़ोन पे, तो मेरी सारी सहेलियाँ तो जल बुन के राख हो गई है। हाँ हाँ, होले बेटा, खुश होले। हे भगवान, आपको अभी भी मेरे ससुराल वाले अलग नहीं लगते क्या? अरे शादी के बाद बात करेंगे ना हम इस बारे में। मैं ना आपको बता रही हूँ, मेरी शादी के बाद भी वो लोग मुझसे इतना ही लाड करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, चल अभी तो एंजॉय कर। हाँ ठीक है, चलो बाय। पिंकी को लग रहा था कि उसकी बड़ी बहन शायद उससे जलन महसूस कर रही होगी, इसलिए कभी उसके ससुराल वालों की तारीफ ही नहीं करती। लेकिन पिंकी ने तो ठान ही लिया था कि वो अपनी बड़ी बहन को साबित करके ही रहेगी कि उसका ससुराल अलग है। देख लो दीदी, आज मेरा शादी का दिन है और तुम्हें ना एक चीज़ दिखाती हूँ। अरे पर तू मुझे खिड़की पे क्यों ले जा रही है? अरे आपको कुछ दिखाना है, आओ ना। वो देखो, वो जो नई कार है ना, वो मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए रखी है, जिसमें मेरी एंट्री होगी अनुज के साथ। आप ही बोलो, कोई करता होगा इतना जितना वो मेरे बारे में सोचते हैं? हाँ हाँ, बड़ी अच्छी गाड़ी है। चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, तेरी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पिंकी की शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल में उसका स्वागत भी बड़े धूमधाम से होता है और ससुराल में पिंकी का कमरा भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। हाय, कितना सुंदर कमरा सजाया है। सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सच में ना बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पति और ससुराल मिला है। अब चलो जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई भी तो है। वैसे तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है, फिर तो तुम्हें कल बहुत काम आने वाला है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, अभी सो जाओ चलो।
अनुज के कहने का मतलब उस वक्त तो पायल को समझ में नहीं आया था, लेकिन अगले दिन समझ में आ गया जब उससे घर में आए सभी मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहा गया। अरे पिंकी बहू, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक पनीर की सब्जी बना लो, एक दाल बना लो, चावल रोटी तो बन ही जाएंगे, साथ में सलाद और टिक्की भी बना देना। और हाँ, कुछ नहीं, मीठे में ना हलवा बना देना बस। इतना सब आज ही बनाना है? हाँ बेटा, आज ही अभी सारे मेहमान खाकर जाएंगे ना खाना। जी। पूरे दिन काम करने के बाद पिंकी थक हार के अपने कमरे में आती है, तब अनुज से शिकायत करने लगती है। आज मेरा पहला दिन था इस घर में और तुम सब ने इतना सब बनवा दिया मुझसे। अरे अब मम्मी को मैं मना कैसे कर सकता था, वो नाराज हो जाती ना। उन्होंने मुझसे वो अंगूठी भी ले ली जो उन्होंने मेरे बर्थडे पर दी थी, और सारे गहने भी खुद की अलमारी में रख लिए। अरे वो संभाल के रखेगी ना, जब तुम्हें पहनना हो तो बता देना, वो दे देंगी। अरे मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो घुमा दूंगी गहने, मैं खुद संभाल सकती हूँ अपने गहने। अरे माँ तिजोरी की चाबी अपने पास ही रखती है ना, इसलिए किसी को नहीं देती वो। ठीक है। अरे चिंता मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है पिंकी, तुम जो कहोगी वो मान लेगी। वो तो आज क्या ना घर में मेहमान थे, बस इसलिए। अनुज पिंकी को समझाता है कि मेहमानों की वजह से उसके घर में थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन बाकी सब ठीक है। पिंकी को भी लगा कि हाँ, शायद इसीलिए उसकी सास और ननद ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सब बदलता गया। काजल, मैं आ गई। चिड़को। अरे काजल, क्या बताऊं, कितना थक गई हूँ। अभी तो तुम आ गई हो, तुमसे अच्छे से सेवा करवाऊंगी। अरे हाँ हाँ, भाभिया होती किस लिए है? तेरी अच्छे से सेवा करेगी काजल। जा काजल, सबसे पहले इसके लिए वो मॉकटेल बना दे। अरे बड़ा अच्छा बनाती है ये। हाँ, इस बार ना मैं पूरा 1 महीना रुकूंगी, यही आराम करूंगी माँ। हे भगवान, मुझे शक्ति देना प्लीज। काजल की शादी को 5 महीने हो चुके थे और अब वो अपने मायके रहने आई थी अपनी बड़ी बहन के साथ, जहाँ उसकी बड़ी बहन ने जब एक सवाल किया तो काजल की जैसे सारी भड़ास ही बाहर आ गई। और बता, सब कुछ कैसा है तेरे ससुराल में? अरे दीदी, आपके पैर कहाँ हैं? मैं छूकर माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। आपने सच्ची कहा था कि सारे ससुराल वाले एक जैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता। वो सब तोहफे, वो सब लाड, बस एक माया जाली होता है और कुछ नहीं। शादी के बाद वो आपको बस एक गद्दे की तरह देखते हैं जिससे वो काम करवा सके। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी के भी ससुराल वाले अलग नहीं होते। हाँ, आपने सही कहा था, सारे ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। अरे पिंकी, तेरी सहेली ज्योति का फोन है। अच्छा, हेलो ज्योति। और कैसी है काजल तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। अरे तुझे पता है मेरी शादी तय हो गई है, पर क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि तुझे बता ही नहीं सकती। मैं कह रही हूँ अभी भी वक्त है, भाग जा, मत कर ये गलती, बहुत पछताएगी। समझ रही है तो मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ, क्या कह रही है ज्योति? कह रही है मेरे ससुराल वाले अलग हैं। राधिका 18 साल की थी और आज उसे जबरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा था। उसके रोने की आवाज से पूरे घर में शोर मचा पड़ा था। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तभी राधिका की चाची कहती है, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती तू, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देख, अगर तूने इस लड़के से शादी कर ली ना तो हम सबके दिन पलट जाएंगे। अरे बहुत पैसे वाला है वो, तुझे रानी की तरह रखेगा अपने घर में। आप मेरे चाचा होकर कैसी बात कर रहे हैं? वो लड़का नहीं है चाचा, वो 50 साल का आदमी है। इतने बूढ़े आदमी से आप मेरी शादी नहीं कर सकते। खबरदार जो उसे बूढ़ा कहा, अगर उसने सुन लिया तो बिना तुझसे शादी किए यहाँ से चला जाएगा। जाने दो ना, मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और वो 50 साल का। ये शादी सरासर गलत है।
एक तो तेरे माँ बाप तुझे बचपन में ही हमारे पास छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अब हम क्या करें? तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर लाए क्या? कौन करेगा तुझसे शादी? कोई बात नहीं चाची, आप मेरी शादी मत करना। मैं जिंदगी भर आपका सारा काम करूंगी, लेकिन इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी मत कीजिए। नहीं नहीं, हम जिंदगी भर तेरा बोझ नहीं उठा सकते। और फिर उससे शादी करने के बदले वो हमें पूरे 50,000 दे रहा है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जबरन राधिका की शादी उस 50 साल के आदमी धनीराम से करवा दी गई। धनीराम राधिका को गांव से शहर अपनी हवेली में ले आया। देख राधिका, मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरे पत्नी भी इस हवेली में मेरे साथ रहती है। तो फिर आपने मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अरे शादी? कैसी शादी? मेरे पति ने तेरे चाचा के सामने शादी का नाटक किया। पूरे 50,000 दिए हैं तेरे। अरे हमें तो घर के काम करने के लिए एक नौकरानी चाहिए थी जो जिंदगी भर हमारी सेवा करे। और दूसरी बात, हमारी कोई संतान भी नहीं है। जब तू हमें एक बेटा पैदा करके दे देगी तो उसके बाद तुझे जिंदगी भर घर में नौकर की तरह काम करना पड़ेगा, समझ गए? आप अपनी पत्नी के रहते ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मुझे भी तो अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। और वैसे भी कौन से मेरे पति तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखने वाले हैं। बस एक बार तुमसे कोई संतान हो जाए, उसके बाद तुम अपनी जगह और हम अपनी जगह। कुछ महीनों के बाद जब राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया तो बेटे के जन्म देते ही उस बच्चे को राधिका से छीनकर धनीराम की पत्नी ने अपने पास रख लिया। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दो, वो मेरा बच्चा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। खबरदार जो उसे अपना बच्चा कहा तो तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है, उस बच्चे की माँ मैं हूँ। देख लड़के, तेरा काम पूरा हुआ। अब तो घर का काम काज संभाल और खुश रह। भूल जा, इस बच्चे से तेरा कोई लेना देना भी है। एक दिन धनीराम और उसकी पत्नी टीवी में न्यूज़ देख रहे थे और राधिका वहीं पर साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी न्यूज़ में राधिका ने सुना, अगर किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत करनी है तो वो दिए गए नंबर पर फोन कर सकता है। क्योंकि राधिका थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने चुपचाप वो नंबर एक पर्ची पर लिखकर अपने पास रख लिया और वो मौके की तलाश करने लगी। एक दिन शाम को, राधिका, मैं और सेठ जी शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, हम बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। धनीराम और उसकी पत्नी के घर बाहर जाते ही राधिका ने घर की लैंडलाइन से वो नंबर डायल किया। जी नमस्ते, मैं राधिका बोल रही हूँ। मैं यहाँ धनीराम जी के घर पर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। पहले उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब बिना पैसे दिए मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। दूसरी तरफ फोन में आवाज आई, देखिए, मेरा नाम सारिका शर्मा है। ये महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर है और मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जिनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं वहाँ आकर आपकी मदद करूंगी। अगले दिन सुबह सारिका सेठ धनीराम के घर पहुँच गई। उसके साथ पुलिस भी थी। कहाँ है आपकी नौकरानी? जरा बुलाइए तो उसे। और लेकिन हुआ क्या है मैडम, बात तो बताइए, क्या करना है आपको हमारी नौकरानी से मिलकर? मैंने सुना है आपने उसे यहाँ पर बिना पगार के बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ है। आप उसे उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं देते और जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो कोई नौकरानी है ही नहीं। मैडम जी आप जाइए, लगता है आप गलत जगह आ गई है। धनीराम की पत्नी बच्चे को गोद में उठाए वहाँ पर आ गई। ये बच्चा किसका है? मेरा है जी, मेरा मतलब हमारा, और किसका होगा?
लेकिन आपको देखकर तो लगता नहीं कि आपने 1 महीने पहले बच्चे को जन्म दिया होगा। आपकी तो उम्र भी काफी ज्यादा लग रही है। अरे नहीं नहीं मैडम, ये बच्चा हमारा ही है। सारिका शर्मा अपने साथ पुलिस को लेकर आई थी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप इस घर की तलाशी लीजिए। मुझे लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। जी मैडम। इंस्पेक्टर ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें स्टोर रूम में हाथ पांव बंधी हुई राधिका मिली। वो उसे बाहर लेकर आए। राधिका के शरीर पर मार पीट के काफी निशान भी नजर आ रहे थे। मैडम जी, ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी सगी माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जस्टिस होगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इन लोगों को हमारे यहाँ आने की खबर किसने दी, जिसकी वजह से इन्होंने तुम्हें इस तरह बांधकर स्टोर में रखा हुआ था? ओ, बाजार जाने से पहले मैं लैंडलाइन का ताला लगाना भूल गया था। घर आने के बाद मैंने घर के लैंडलाइन का नंबर रीडायल करके देखा तो मुझे राधिका पर शक हुआ। मुझे इस पर हमेशा से शक रहता था और इस बार मेरा शक सही निकला। धनीराम की पत्नी, इसीलिए सुबह आप लोगों की गाड़ी आते देखी तो हमने इसके हाथ पांव बांधकर इसे स्टोर रूम में छुपा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, इन लोगों ने कल रात को मुझे बहुत मारा। बहुत होशियार बनते हो ना तुम लोग। अब जेल में जाकर तुम्हारी सारी होशियारी निकलेगी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। सारिका शर्मा ने राधिका को उसका बच्चा वापस लौटा दिया। अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे चाचा ने तो मुझे पहले ही इस आदमी को बेच दिया था। तुम चिंता मत करो राधिका, हम तुम्हें नारी निकेतन भेजेंगे। वहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की अच्छे से देखभाल होगी और